विद्यार्थी जी लोग, उम्मीद है कि आप लोग खैरियत से होंगे। इससे पहले हमने आप लोगों को बताया था अपरेंट डेप्थ, अपरेंट हाइट और लैटरल डिस्प्लेसमेंट। इसके बाद बताना है आप लोगों को क्रिटिकल एंगल। क्रिटिकल एंगल का हिंदी होता है क्रांतिक कोण। क्रिटिकल एंगल का हिंदी होता है क्रांतिक कोण। और ये क्वेश्चन 2 नंबर वाले क्वेश्चन के लिए इम्पोर्टेंट है। आप लोगों के लिए ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है। और इसमें कहा जाता है कि जब प्रकाश की किरण डेंस मीडियम से रेयर मीडियम में जा रहा हो तो उस आपतन के कोण को, अपवर्तन का कोण का, उस आपतन के कोण को क्रांतिक कोण कहा जाता है, क्रिटिकल एंगल कहा जाता है, जिसके लिए एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन का मान 90 डिग्री हो जाता है, जिसके लिए अपवर्तन का कोण 90 डिग्री हो जाता है। कहने का मतलब ये है कि ये मान लीजिए कि एक अपवर्तक पृष्ठ है जेड डैश, इसके नीचे हम मान लेते हैं कि वाटर है यानी डेंस मीडियम है, और ऊपर एयर है यानी रेयर मीडियम है, और ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंट से गुजरने वाला नॉर्मल है, अभिलंब है, ऐसा मान लिया। और ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंट है, आपतन बिंदु है। यहाँ पर कोई किरण आपतित हो रहा है, यानी कि डेंस मीडियम से किरण आपतित हो रहा है और रेयर मीडियम में जा रहा है। डेंस मीडियम से चल के रेयर मीडियम में जा रहा है। तो आपको बताया कि जब रेयर में जा रहा है तो अगर ये मीडियम सेम होता तो ये किरण तो ऐसे जाता, लेकिन मीडियम बदलने की वजह से, डेंस से रेयर होने की वजह से, सघन से विरल होने की वजह से यह अभिलंब से दूर की ओर जाएगा, यानी किरण ओ बी पर चला जाएगा। अगर और यही आपका आपतन का कोण एंगल ऑफ इंसिडेंट आई हो जाएगा और ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आर हो जाएगा। अब क्या है कि इस कोण को थोड़ा बड़ा कर दें, यानी इस किरण को ऐसे आपतित कर दें और ये एंगल ऑफ इंसिडेंट बड़ा हो जाए तो अपवर्तन का कोण भी बड़ा हो जाएगा, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी बड़ा हो जाएगा और ऐसे हो जाएगा। ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बढ़ जाएगा। अब थोड़ा इस एंगल को और बड़ा कर दें, यानी इस किरण को ऐसे कर दें, ये आपको ए हो जाए और ये आपका एंगल आई हो जाए। तो क्या है कि ये किरण भी अपने पथ से हटेगा और हट के इस रेखा पर चला जाएगा, यानी कि यहाँ पर चला जाएगा, OB पर चला जाएगा और ये एंगल बढ़ के आपको क्या हो जाएगा तो 90 डिग्री हो जाएगा। तो इसी एंगल ऑफ इंसिडेंट को हम लोग क्रिटिकल एंगल बोलते हैं, इसी को क्रिटिकल एंगल बोलते हैं। तो वही हमने कहा कि जब प्रकाश की किरण डेंस मीडियम से रेयर मीडियम में जा रहा हो तो उस एंगल ऑफ इंसिडेंट को क्रिटिकल एंगल कहा जाता है, जिसके लिए एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन का मान 90 डिग्री हो जाता है, 90 डिग्री हो जाता है। यानी कि जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जा रहा हो तो उस आपतन कोण को क्रांतिक कोण कहा जाता है, जिसके लिए अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री हो जाता है। इसके बाद ये दूसरा क्वेश्चन आता है, रिलेशन बिटवीन
relation between critical angle and refractive index यानी कि क्रांतिक कोण और अपवर्तनांक में संबंध। तो ये क्वेश्चन तो बताया इम्पोर्टेंट है और इसका दो शर्त है, कभी कभी शर्त पूछ देता है। तो दो शर्त है, पहला शर्त है कि प्रकाश को डेंस मीडियम से रेयर मीडियम में जाना चाहिए, और दूसरा शर्त है कि क्रांतिक कोण के लिए अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री होना चाहिए। और क्या है कि ये रिलेशन क्रांतिक कोण और इसका अपवर्तनांक अगर म्यू मानते हैं, अर्थात वही बात कर रहे हैं कि ये जेड डैश है और क्या है कि ये आपतन बिंदु से गुजरने वाला विलंब है एन डैश, ये आपको पॉइंट ऑफ इंसिडेंट है और इस पर एक किरण ए आपतित हो रहा है और ये I बराबर C है, यानी एंगल ऑफ इंसिडेंट क्रिटिकल एंगल के बराबर है। तो किरण इस पर चला जाएगा यानी AB दिशा में चला जाएगा और ये अपवर्तन का कोण 90 डिग्री का बनेगा। अगर ये वाटर है और मान लेते हैं कि ये एयर है, इसका अपवर्तनांक म्यू मानते हैं, तो क्या हो गया W म्यू ए बराबर हो गया स्नेल के नियम से, अपवर्तन के दूसरा नियम से, साइन I बटा साइन R। तो साइन I के बदला में तो साइन C हो गया और साइन R के बदला में साइन 90 डिग्री हो गया। इसलिए इसको रेसिप्रोकल करते हैं यानी A म्यू W करते हैं, तो ये भी उलट जाएगा। साइन 90 का मतलब तो 1 हो जाएगा और साइन C तो साइन C ही रह गया। ये A म्यू W को हम लोग अब म्यू भी लिख सकते हैं, तब म्यू बराबर हो गया 1 बटा साइन C, यही आपका रिलेशन हो गया। या इसको और आगे बढ़ाना चाहते हैं तो साइन C बराबर हो गया 1 बटा म्यू, ये भी रिलेशन हो गया। या आप कह सकते हैं कि C बराबर साइन इनवर्स 1 बटा म्यू। तो ये हो गया आपको वो क्या कहते हैं कि क्रिटिकल एंगल और वो एंगल ऑफ ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में संबंध। कभी कभी हमने ऑब्जेक्टिव में देखा है कि ये ऐसे न पूछ देता है कि C बराबर कॉसेक इनवर्स म्यू, तो 1 बटा साइन C बराबर हो जाएगा कॉसेक C और C बराबर हो जाएगा कॉसेक इनवर्स म्यू। ऑब्जेक्टिव में ऐसा क्वेश्चन भी पूछ देता है। फिर क्या है कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पूर्ण आंतरिक परावर्तन, इसका होता है पूर्ण आंतरिक परावर्तन। ये क्वेश्चन भी 2 नंबर के लिए इम्पोर्टेंट है आप लोगों के लिए 2026 के लिए। इसमें क्या है कि प्रकाश डेंस मीडियम से रेयर मीडियम में जा रहा हो और एंगल ऑफ इंसिडेंट का मान क्रिटिकल एंगल से बड़ा हो,
तो प्रकाश परावर्तन के नियमों का पालन करते हुए डेंस मीडियम में ही लौट जाता है। इसी फेनोमेनन को, इसी घटना को टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कहा जाता है। कहने का तात्पर्य ये हो गया कि ये जेड डैश पृष्ठ है, इधर कोई डेंस मीडियम है, इधर कोई रेयर मीडियम है, ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंट से गुजरने वाला नॉर्मल है, और क्या है कि इस पर एक रे आपतित हो रहा है, ये रे आपतित हो रहा है। ये एंगल जो बना रहा है, ये एंगल आई जो है वो एंगल ऑफ क्रिटिकल एंगल से बड़ा है। यानी कि हम मान लेते हैं कि जब ये कोण 60 डिग्री का रखा जाता है तो ये अपवर्तन का कोण 90 डिग्री का हो जाता है। तो 60 डिग्री को हम लोग कहेंगे क्रिटिकल एंगल, क्योंकि इसके लिए अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री हो जाता है। लेकिन अगर इस कोण को 60 से बढ़ा दें तो ये एंगल अपवर्तन का कोण भी 90 से बढ़ेगा। 90 से बढ़ेगा तो ये किरण वो भी इस मीडियम वाटर में ही आने लगेगा, डेंस मीडियम में ही आने लगेगा। इसी को टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन बोलेंगे। तो इसको हमने क्रिटिकल एंगल से बड़ा रखा है, तो ये किरण इस पर न जाकर के इस पर चला आएगा ऐसे, यानी ऊर्वी दिशा में। इसी घटना को हम कहेंगे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। वही हमने कहा कि जब प्रकाश की किरण डेंस मीडियम से रेयर मीडियम में जा रहा हो और आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से बड़ा हो, तो यह किरण प्रकाश के परावर्तन के नियमों का पालन करते हुए फिर डेंस मीडियम में ही लौट जाता है। इसी फेनोमेनन को टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन अर्थात पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहा जाता है। और क्या इसका भी कंडीशन पूछता है, कंडीशन फॉर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन का शर्त। तो इसका भी 2 शर्त है। पहला तो ये है कि किरण को डेंस मीडियम से रेयर मीडियम में जाना चाहिए, डेंस मीडियम से रेयर मीडियम में जाना चाहिए। ये क्वेश्चन भी आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है। तो पहला ये है कि प्रकाश किरण को डेंस मीडियम से रेयर मीडियम में जाना चाहिए, और दूसरा ये है कि क्रिटिकल एंगल ऑफ इंसिडेंट का मान क्रिटिकल एंगल से बड़ा होना चाहिए। तो याद रखिए कि प्रकाश को सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाना चाहिए, और दूसरा है आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से बड़ा होना चाहिए। फिर क्या है, लुकिंग above with eye under water, पानी के भीतर से पानी के पृष्ठ की ओर देखने पर। तो ये तो आप लोगों ने देखा होगा, किसी ऑफिस में या किसी घर में एक कांच का टब होता है, उसमें पानी भरा रहता है, उसमें मछलियों को छोड़ा गया रहता है, और जड़ में बल्ब वगैरह जल रहा, आधार में पानी के भीतर बल्ब वगैरह जल रहा होता है। तो पानी के ऊपर पृष्ठ पर देखिएगा तो उस बल्ब के वजह से पानी के पृष्ठ पर एक सर्कुलर लाइटेड एरिया दिखाई देता है, वृत्तीय प्रकाशीय क्षेत्रफल दिखाई देता है। तो इस तरह से वही हम लोग कह रहे हैं कि ये आपको एक पानी का पृष्ठ है, जेड डैश पानी का ऊपरी पृष्ठ है,
इसमें वाटर भरा हुआ है और यहाँ पर एक पॉइंट है, ऑब्जर्वर है या प्रकाश स्रोत है। तो यहाँ से एक ये लंब खींच दिया ऐसे, इसको ए मान लिया। और क्या है कि यहाँ से एक रे चल रहा है और चल के यहाँ पर चला गया, यानी बी पर चला गया। यहाँ पर ये आप अभिलंब खींच देते हैं, आपतन बिंदु से गुजरने वाला अभिलंब एन डैश खींच देते हैं। तो ये तो आपको एंगल ऑफ इंसिडेंट हो जाएगा, आपतन का कोण हो जाएगा। तो ये भी आपतन का कोण हो जाएगा। और ये आपतन का कोण क्या होगा? तो ये आपतन का कोण क्रिटिकल एंगल हो जाएगा, क्रांतिक कोण हो जाएगा। यानी दोनों आपतन कोण को सी द्वारा निरूपित कर दिया। और यह किरण अपवर्तित होकर इधर चला जाएगा, अर्थात ये 90 डिग्री का एंगल बना देगा इस तरह से। फिर क्या है कि यहाँ से एक किरण और चला और ये आ गया यहाँ पर, और ये अभिलंब हो गया एन एन डैश, एम एम डैश। एन एन डैश तो उधर ले लिए हैं, तो ये एम एम डैश। ये भी एंगल क्रिटिकल एंगल है और ये आपस में बराबर होंगे और ये परावर्तित होकर इधर आ जाएगा। इस पॉइंट को बी डैश मान लिया। तो इस प्रकाश स्रोत की वजह से पानी के पृष्ठ पर यही सर्कुलर एरिया दिखाई देता है। इस सर्कुलर एरिया का रेडियस हम आर मान लेते हैं और हाइट इसका एच मान लेते हैं, इसका हाइट एच मान लेते हैं। तो अब क्या हो गया कि इसमें आर का मान निकालना है, यानी इस एरिया का रेडियस निकालना है। और रेडियस निकल जाएगा तो क्षेत्रफल यानी एरिया भी निकल जाएगा। तो इसमें क्या है, कोनो ट्रायंगल में, इन ट्रायंगल ए बी ओ या इन ट्रायंगल ए बी डैश ओ, इन ट्रायंगल ए बी ओ और इन ट्रायंगल ए बी डैश ओ वी हाइव tan सी बराबर P बाई बी। तो इस रेखा AO पर तो एंगल है, इसलिए ये B हो जाएगा, बेस हो जाएगा, और R जो है परपेंडिकुलर हो जाएगा। तो क्या है कि P बाई बी का मतलब हो गया R बटा H। इसलिए R बटा H बराबर हो गया tan C को लिख दें sin C बटा cos C। इसलिए R बटा H बराबर हो गया sin C बटा अंडर रूट cos स्क्वायर C। cos C को अंडर रूट cos स्क्वायर C लिख देते हैं। स्क्वायर से अंडर रूट हट जाएगा तो cos C तो हो ही जाएगा। तो बराबर हो जाएगा sin C बटा, वो क्या करते हैं कि cos C को लिख देते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर C। इसलिए R बटा H बराबर हो जाएगा साइन C बराबर है 1 बटा म्यू, साइन C बराबर है 1 बटा म्यू। तो हाई साइन C के बदला में 1 बटा म्यू रख दिया बटा अंडर रूट 1 माइनस 1 बटा म्यू स्क्वायर। और यहाँ लिख देते हैं आपके याद के लिए कि वेयर साइन C बराबर 1 बटा म्यू। इसलिए R बराबर हो गया, भाई H ऊपर चला गया, H बटा म्यू अंडर रूट 1 माइनस म्यू स्क्वायर।
यही आपको रेडियस निकल गया इस सर्किल का, जो वाटर के पृष्ठ पर लाइटेड सर्कुलर एरिया है उसका रेडियस निकल गया h। ये गहराई नाप लेंगे और क्या है म्यू, अगर पानी है तो इसका अपवर्तनांक 4/3 रख देंगे और r का मान निकल जाएगा तो एरिया का मान भी निकल जाएगा। अब एक और क्वेश्चन बताते हैं, ये क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है और वो क्या है कि आपको ये क्वेश्चन है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू प्रिज्म से होकर प्रकाश का अपवर्तन, या इसको कहते हैं प्रूव दैट म्यू बराबर साइन ए प्लस डेल्टा बटा 2 बटा साइन ए बटा 2। ये ऐसे भी पूछा जा सकता है, वैसे भी पूछा जा सकता है कि प्रकाश की अपवर्तन प्रिज्म से होकर प्रकाश का अपवर्तन के लिए सूत्र निकालें, या पूछा जा सकता है कि प्रूव दैट म्यू बराबर साइन ए प्लस डेल्टा बाई 2 बटा साइन ए बाई 2। ये क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन के लिए इम्पोर्टेंट है आप लोगों के लिए। तो हमने माना कि ये एक प्रिज्म है, ए बी बी डैश। इस प्रिज्म के इस सरफेस को हम लोग कहते हैं रिफ्रैक्टिंग एज और अपवर्तक पृष्ठ, इसको भी बोलते हैं अपवर्तक पृष्ठ, इसको बोलते हैं एंगल ऑफ प्रिज्म, इसको बोलते हैं बेस ऑफ प्रिज्म। इस पर हमने माना कि ये एक नॉर्मल खींच दिया, पॉइंट ऑफ इंसिडेंट से होकर एक नॉर्मल खींच दिया, इस नॉर्मल का नाम NO रख दिया और इस पॉइंट का नाम M रख दिया। अब क्या है कि यहाँ पर भी एक नॉर्मल ले लिया, इस से भी एक नॉर्मल ले लिया, इसको N डैश मान लिया और ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंट है, इसको M डैश मान लिया। अब क्या है कि यहाँ पर एक किरण आपतित हो रहा है, ये रे आपतित हो रहा है AM। अगर ये क्या हो गया तो ये एयर हो गया, ये एयर हो गया, ये ग्लास हो गया और इस ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यानी अपवर्तनांक म्यू मान लिया। तो क्या है कि अगर ये एयर है तो ये भी एयर होता, यानी प्रिज्म को हटा देते तो पूरा एयर होता, तो ये रे अपने पथ पर सीधे आगे की ओर बढ़ता और बढ़ के आपको इसको ए नहीं मानेंगे, क्या है कि यहाँ पर भी ए दिया हुआ है, इसको हम जेड मान लेते हैं, तो जेड डैश दिशा में चला जाता। लेकिन ऐसा होगा नहीं, इसलिए नहीं होगा कि एयर से ग्लास में और ग्लास से एयर में जा रहा है, तो ये रेयर मीडियम से डेंस मीडियम में जा रहा है, अतः यह रे अपवर्तित होके ऐसे चला जाएगा। तो क्या हो गया कि ये अपवर्तन का कोण हो गया, इसको R द्वारा निरूपित कर देते हैं, ये आपतन का कोण हो गया, इसको I द्वारा निरूपित कर देते हैं। तो ये एंगल तो आप देख रहे हैं कि ये पूरा एंगल I हो जाएगा, इसमें से R कट गया तो ये एंगल I माइनस R हो जाएगा।
अब ये किरण, ये वाला किरण यानी कि m डैश अब कांच से निकल के हवा में जा रहा है, तो अविलंब से दूर यानी प्रिज्म के आधार की ओर जाएगा और ये इस दिशा में चला जाएगा यानी z डैश दिशा में चला जाएगा। तो इस कोण को तो आप लोग क्या कहते हैं, एंगल ऑफ इमर्जेंट बोलते हैं और इसको I डैश द्वारा निरूपित किया। और आपको याद है कि एंगल ऑफ इंसिडेंट और एंगल ऑफ इमर्जेंट आपस में बराबर होते हैं और इस कोण को, इस एंगल को R डैश मान लिया। अब क्या है कि इस किरण को पीछे की ओर बढ़ाएं तो ये जा कर के यहाँ पर मिलता है, इसको पॉइंट D मान लेते हैं और पॉइंट D मान लेते हैं तो ये एक एंगल बना। इस एंगल को हम लोग डेल्टा मान लेते हैं, विचलन का कोण, एंगल ऑफ डिविएशन हो गया। तो अब इसमें बात करना शुरू करें तो क्या होगा कि आपको इन ट्रायंगल AMOM डैश, यानी ये ट्रायंगल नहीं होगा जी, ये आपको एक चतुर्भुज हो जाएगा MAM डैश O। तो क्या हो गया कि MAMOM डैश वी हाइव। तो इसमें आमने सामने के कोण आपस में जोड़ दिए जाएं, यानी ये एंगल और ये एंगल जोड़ दिया जाए तो ये 180 डिग्री का हो जाएगा। चतुर्भुज के आमने सामने के कोण का योगफल 180 डिग्री होता है। तो क्या हो गया, एंगल MAM डैश प्लस एंगल MOM डैश, एंगल MAM डैश प्लस एंगल MOM डैश बराबर 180 डिग्री। इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं। फिर अब ट्रायंगल ले लीजिए, तो ये एंगल कितना के बराबर हो जाएगा, तो ये एंगल हो जाएगा I डैश माइनस R डैश। तो इस ट्रायंगल में, इन ट्रायंगल M डैश O, M डैश O वी हाइव, ट्रायंगल का तीनों एंगल मिलके 180 डिग्री हो जाता है। तो हो गया R प्लस R डैश प्लस MOM डैश, R प्लस R डैश प्लस एंगल MOM डैश बराबर 180 डिग्री। ये इक्वेशन नंबर 2 मान लिया। अब कहना चाहते हैं कि इक्वेशन नंबर 2 में से इक्वेशन नंबर 1 को घटा दीजिए। तो इसलिए आपको R प्लस R डैश प्लस एंगल MOM डैश माइनस एंगल MAM डैश माइनस एंगल MOM डैश बराबर 0 का कि ये माइनस ये, तो ये R प्लस R डैश प्लस एंगल MOM डैश माइनस एंगल MAM डैश माइनस एंगल MOM डैश बराबर 180 माइनस 180 बराबर 0। तो MOM डैश से MOM डैश कैंसिल हो जाएगा। इसलिए R प्लस R डैश बराबर, इस एंगल को उधर भेज दें तो इसको क्या है, एंगल A है, तो केवल A भी लिख सकते हैं।
तो इस तरह से ये एक आपको साबित हो गया कि r प्लस r डैश बराबर होता है a, एंड r बराबर होता है r डैश। इसलिए भाई r डैश के बदला में r लिख दें तो r प्लस r बराबर a, इसलिए आपको r बराबर हो गया a/2। अरे ये दोनों r जोड़ दिया तो 2r का मतलब r बराबर a/2। अब क्या हो गया, तो अब आइए इन ट्रायंगल MDM डैश वी हैव, तो इसमें क्या है, डेल्टा बहिष्कोण है और I माइनस आर, I डैश माइनस आर डैश अंतःकोण है। तो क्या हो जाएगा, डेल्टा बराबर I माइनस आर प्लस I डैश माइनस आर डैश, यानी दोनों अंतःकोण को जोड़ दिया। इसलिए डेल्टा बराबर I प्लस I डैश, I प्लस I डैश माइनस R प्लस R डैश, ये माइनस कॉमन ले लिया, R प्लस R डैश, एंड R प्लस R डैश बराबर होता है A। यहाँ पर दिखाया हुआ है कि R प्लस R डैश बराबर A, इसलिए डेल्टा बराबर वो क्या हो गया कि I प्लस I माइनस R प्लस R डैश के बदला में A, वेयर I बराबर I डैश। क्योंकि आप लोगों ने कहा है कि एंगल ऑफ इंसिडेंट और एंगल ऑफ इमर्जेंट आपस में बराबर होते हैं, I और I डैश आपस में बराबर होता है, तो I डैश के बदला में लिख दिया I। तो इसलिए आपको A प्लस डेल्टा, भाई A को इधर ले दिया माइनस में, प्लस हो गया बराबर 2I, भाई I और I जुट गया तो I और I जुट के हो गया 2I, इम्प्लाई दैट I बराबर हो गया A प्लस डेल्टा बाई 2, ये I का मान निकल गया। अब क्या है कि फ्रॉम स्नेल्स लॉ वी हैव साइन I बटा साइन R बराबर म्यू, यानी अपवर्तन के दूसरा नियम से साइन I बटा साइन R बराबर म्यू। इसलिए म्यू बराबर साइन I के बदला में A प्लस डेल्टा बाई 2, साइन I के बदला में ऊपर ही निकाल चुके हैं A प्लस डेल्टा बाई 2 बटा साइन R। तो साइन के बदला में तो साइन और R के बदला में A बाई 2, R बराबर A बाई 2, तो ये R बराबर हो गया A बाई 2, और इस तरह से ये छोटा सा में साबित हो जाता है। तो इतना ही रहने दिया जाए, फिर बात होगी अगले लेक्चर में। जय हिंद।